सबको जोहार। तो आज हम लोग परख क्लास 12 इंग्लिश कोर का सेट 1 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं। आप लोग पहले से ही इसको देखे हुए हैं और मैं कुछ आप लोगों से फिर इसको दोहराएंगे। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो सेट 1 में पार्ट ए में जो दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर वो है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। ठीक है, तो नोटिस रहता है आप लोग क्लास में भी पढ़े हुए हैं इसको, बहुत इजी है। सबसे पहले जो नोटिस होता है, नोटिस में सबसे पहला क्या लिखा हुआ रहता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। तो सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में क्या रहेगा, है ना? उसमें क्या रहता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है सब्जेक्ट, डेट, बॉडी ऑफ द नोटिस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा ये आपका रहता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डी। कहने का मतलब सबसे पहला आपका क्या रहता है? मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आपका इंस्टीट्यूशन का हेड है जो कहने का मतलब जो हेड मास्टर जो निकालेंगे जो नोटिस, है ना, तो उस स्कूल का जो नाम रहेगा, है ना, इंस्टीट्यूशन का जो नाम रहेगा, सपोज आप राज +2 हाई स्कूल पाकुड़, है ना। इसके बाद यहाँ डेट रहता है, इसके बाद इसके नीचे नोटिस रहता है, नोटिस लिख करके उसका अंडरलाइन करते हैं। फिर उसके बाद आपका ये क्या होता है, ये बॉडी होता है और लास्ट में सब्सक्रिप्शन, है ना। कहने का मतलब जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो वहां पर अपना सिग्नेचर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो कहने का मतलब है आपका जो मतलब इंस्टीट्यूशन का जो नेम है वो रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, है ना। तो ये आपका कौन सा टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है? लॉस्ट स्प्रिंग, है ना, सॉरी, लॉस्ट स्प्रिंग, ये आपके चैप्टर का सेकंड चैप्टर से जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, है ना। तो ये जो सुहाग है वो सुहाग जो है किसके माध्यम से प्रतीक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से वो झलकता है? पहला क्या है, बैंगल्स, दूसरा क्या है, बिंदी, सी में क्या दिया हुआ है, साड़ी, और डी में हन्ना डाइड हैंड्स। लेकिन आप देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहने का मतलब है कि ये सुहाग जो है आप जनरली अगर देखिएगा तो उसका आपके दिमाग में सीधा आएगा कि वो है क्या, वो है सिंदूर, है ना। तो सिंदूर नहीं होगा। ये आपका जो ऑप्शन है उसी के अनुसार आपको चूज करना है
तो आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार वो आंसर क्या होगा, वो है बेंगल, है ना। तो 2 का क्या होगा, वो होगा बेंगल्स। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। फिर देखते चलेंगे क्या है। तीसरा में क्या बोल रहा है, हु वांटेड टू फिल द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम। तो क्या होगा ये, द रूरल folk फ्रॉम गवर्नमेंट, द रूरल folk फ्रॉम द सोशल एजेंसीज, सी द रूरल folk फ्रॉम द सिटी पीपुल, द रूरल folk फ्रॉम द लोकल लीडर्स। तो ये क्या होगा आपका, तीसरा का होगा सी, 3 का होगा ये, सॉरी 3 का होगा सी। और ये आपके पोएम का है, पोएम का क्या नाम है, रोड साइड, रोड साइड ऑन द रोड साइड स्टैंड, है ना, इस पोएम का है। तो उसके अनुसार वो आपका क्या होगा, वो होगा सी। 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है द पोएम माई मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ 20 लाइन्स, a single sentence, 4 stanzas, 5 stanzas। तो माई मदर एट 66 का जो पोएम है वो कितना लाइन का वो बना हुआ है, ठीक है। तो वो 4 का बी होगा। 4 का बी कहने का मतलब है वो कितना कितना ये का है, ये जो है वो सिंगल स्टेंजा का जो है वो बना हुआ है, इसमें कोई स्टेंजा नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से फ्री वर्स है, ठीक। इसके बाद फिर 5 में चलते हैं। 5 में क्या है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर। तो आप चैप्टर 4 में डीप वाटर टाइटल करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़े थे। तो इसके अनुसार क्या है, क्या बोल रहा है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर। माने डगलस नाम का जो लड़का था वो अपना भीतर का जो डर है उसके ऊपर कैसे जो है वो जीत हासिल करता है। तो वो कैसे इसके बारे में कह सकता था कि मैंने इसके ऊपर, अपने डर के ऊपर मैंने जीत मतलब हासिल कर लिया है, ठीक है। तो किसके अनुसार वो ये सुनिश्चित करता है, इस मतलब जितना ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बाय जंपिंग इनटू द वाटर, दूसरा बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बाय टेकिंग लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 5 का होगा डी, ठीक है। बाय स्विमिंग into the lake Wentworth, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जब वो वेंटवर्थ झील में जो है वो पूरा तैर करके उसको पार करता है तो उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपने मैंने आतंक पर, अपने डर पर मैंने जीत हासिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना
हो सके पहला सेट को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? A gift, a new stamp with a postmark and date, a gift wrapper, a gift wrapped in a beautiful wrapper। ठीक है, तो ये आपका रेड ट्रैप चैप्टर का है ये। ठीक है, रेड ट्रैप चैप्टर का है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अनुसार फर्स्ट डे कवर जो है वो क्या किया गया था? ए गिफ्ट रैपर, a new stamp with the postmark and date, a gift wrapped in a beautiful wrapper। इसके अनुसार तो क्या होगा, वो होगा 6 का सी। ठीक है, a new stamp with the postmark and date। नहीं सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, ये है थर्ड लेवल का है। चैप्टर का नाम था क्या? द थर्ड लेवल। ये मैं आई एम सॉरी, थर्ड लेवल। ठीक है, फर्स्ट डे जब वो चार्ली जो है खो जाता है ना, उसको बहुत लंबा नहीं जाएंगे, है ना, तो वो जो है वहां पर खो जाता है, तो वहां पर क्या मिलता है उसका? न्यू स्टाम्प विद द पोस्ट मार्क एंड डेट। तो वो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं, और जो भी विद्यार्थी हैं अपने अपने विद्यालय में वो पढ़े हुए हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। उसको कहानी फिर पढ़ेंगे तो फिर वो बहुत समय लग जाएगा, है ना। हम लोग का अभी मेन पर्पस है कि इसको कैसे मतलब जल्दी खत्म करें इसको। ठीक है, दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो इसमें दिया हुआ है ए में कल्कि, बी में अनीस जंग, सी में तिसानी दोषी, डी जैक फिनी। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का जो आपका जो ऑथर है यानी कि लेखक है, क्या है? 7 का हमें जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये होगा सी। ये कौन है? तिसानी जोशी, है ना। आप इसको पढ़े हुए हैं, इस चैप्टर को, है ना। इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग और किस तरह से वो मतलब आर्कटिक ओशन का वो जो है वो टूर करती है ना, अपने साथियों के साथ, उसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर के लेखक यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का कौन है? वो है तिसानी दोषी। लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्या है ये? इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम। क्या है? इंडिगो जो है किस मतलब पाठ से या किस कहानी से लिया गया है ना। तो ये दिया है क्या? ए में द स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी, बी में क्या दिया हुआ है? बाय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सी में दिया है द लाइफ महात्मा गांधी, डी है लुइस फिशर एंड महात्मा गांधी। यहाँ पर सी में कुछ वर्ड्स मिसिंग है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये होगा क्या? सी।
8 का क्या होगा? सी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और इसके लेखक कौन थे? ये थे लुइस फिशर, है ना। लुइस फिशर लिखे थे इसको। तो उसी का कुछ भाग, कुछ एक्सेप्ट, कुछ खंड जो है आपको लिया गया है ना। इसके बाद क्या है 9th नंबर में? 9 नंबर में क्या है? व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस इन ए लेटर टू द एडिटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है लेटर टू द एडिटर आप लिखते हैं, है ना। तो किसके बाद व्हाट इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस के बाद, सेंडर्स एड्रेस एंड लेटर टू द एडिटर, उसके नीचे सेंडर्स एड्रेस के जस्ट ठीक बाद क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है? ए में क्या है? सैल्यूटेशन। बी में क्या है? सब्जेक्ट। सी में क्या है? डेट। और डी में क्या है? सब्सक्रिप्शन। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या होता है? आप जैसे देखते हैं क्या लिखा जाता है? ये होगा सी। ठीक है, वो डेट लिखा जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा। जल्दी जल्दी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है? लेटर द एडिटर, है ना। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद फिर लिखते हैं डेट, है ना। इसके बाद क्या लिखते हैं? डेट के बाद फिर सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन करते हैं, है ना। इसके बाद जस्ट सैल्यूटेशन करने के बाद यहां से आपका क्या रहता है? ये आपका होल बॉडी रहता है। लास्ट में क्या करते हैं? अपना सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन डालते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है आपका 9 के अनुसार वो 9 का क्या होगा? 9 का बी, है ना। 9 का सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर सी होगा, है ना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्योंकि डेट चूंकि सी में दिया हुआ है तो आपका क्या होगा? सी। ठीक है, के बाद इसको हम लोग मिटाते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा 10 में हम लोग मूव करते हैं। क्या है यहाँ क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको रशियन वार। बी में क्या दिया हुआ है? द अमेरिकन जापानीज वार। सी में क्या दिया हुआ है? द फ्रेंको रूसियन वार। डी में क्या दिया हुआ है? द एंग्लो जापानीज वार। ठीक है, तो जो लास्ट लेसन चैप्टर है वो किस वार के आधार पर इस कहानी को प्लॉट किया गया है या लिखा गया है? ठीक है, तो क्या क्या होगा? वो होगा 10 का, सॉरी 10 का होगा सी। 10 का सी होगा द फ्रेंको, द फ्रेंको रूसियन
प्रूसियन वार, ठीक है, फ्रैंको प्रूसियन वार। फ्रैंको प्रूसियन, प्रूसियन मतलब क्या है? प्रूसियन मतलब हम लोग का क्या है, ये आज के जर्मनी से, ठीक है, आज के जर्मन देश से, ठीक। तो वो फ्रांस और जो जर्मनी के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो इसी में इसी सेकेंड वार इसको आधार बनाते हुए इस कहानी को जो है लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पाब्लो नेरुदा टेल्स दैट द वर्ल्ड दैट ही वुड काउंट ट्रू। पाब्लो नेरुदा, है ना, कीपिंग क्वाइट, आप याद कर रहे हैं तो, है ना, कीपिंग कीपिंग क्वाइट, ठीक है। जो पाब्लो नेरुदा इसके लेखक है, वो कितना तक काउंट करने के लिए बोल रहे हैं, उस कविता के अनुसार एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, और वो क्या बोल रहे हैं, कितना तक काउंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो होगा, वो क्या होगा, वो है 11 का डी। कितना तक बोल रहे हैं? 12 तक गिनिए। और उसमें वो क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि आप थोड़ा देर तक 12 तक गिनिए और थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए और थोड़ा शांत रहिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉवर? बॉवर क्या है? साउंड स्लीप, स्वीट ड्रीम्स, रीदिंग, प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री। तो बावर क्या है? वो बावर है, क्या है बावर? साउंड स्लीप, क्या है वो? 12 का ए, क्या है वो? जब हम बावर शब्द बोलते हैं तो वो क्या है? साउंड स्लीप, ठीक है। 13 में हम लोग मूव करते हैं। 13 में क्या बोल रहा है? व्हाट वाज मिस्टर एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, ठीक है। तो लास्ट लेसन में हम लोग लास्ट लेसन चैप्टर, है ना, लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है? लास्ट लेसन चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है। तो उसमें जो एम हेमल बोल करके एक टीचर हैं, तो वो फ्रेंच नाम के जो स्टूडेंट हैं उसको वो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो क्या पढ़ा रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं ए आर्टिकल, बी पार्टिसिपल्स, सी एडजेक्टिव्स, डी अल्फाबेट्स। तो क्या पढ़ाते थे उस कहानी के अनुसार? वो होगा बी, है ना। तो वो क्या है? पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स वो पढ़ा रहे थे, ठीक है। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, ठीक है। यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में वो जो राग पिकर होते हैं, यानी कि जो कूड़ा बिनने वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, तो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं था, उनका कोई मतलब अपना अ, उसका कोई अपना परिचय अपना नहीं होता था, बट दे हैव, ठीक है। हाँ,
लेकिन उसके पास होता था, क्या होता था, इन चारों ऑप्शन में चुनना है। पासपोर्ट्स होते थे, लाइसेंसेस, बैंक अकाउंट्स, राशन कार्ड्स। आप इस लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़े हुए हैं। वो कहाँ के माइग्रेंट्स थे? वो माइग्रेंट्स थे बांग्लादेश के, है ना। मैक्सिमम वो बांग्लादेश के थे, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के थे या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के, है ना। तो उनका कोई अपना आइडेंटिटी नहीं था, है ना। आइडेंटिटी से आने का मतलब है जैसे कोई आधार कार्ड वगैरह है या वोटर कार्ड वगैरह, उसका ऐसा कुछ था नहीं उसका अपना परिचय देने के लिए, है ना। तो वो कहने का मतलब है उनके पास, लेकिन क्या था इनमें आपको चुनना है। तो क्या है वो? डी है, राशन कार्ड। 14 का डी, है ना, वो क्या होगा? राशन, राशन कार्ड। ठीक है। 15 क्या है? 15 क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है द पेडलर कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू ए। अच्छा, तो जो पेडलर है ना, जो पैदल जाने वाला जो आदमी होता है ना, तो इस दुनिया को वो किससे जो है वो तुलना की है। आप रेड ट्रैप पढ़े हुए हैं, रेड ट्रैप चैप्टर को। रेड ट्रैप, है ना, रेड ट्रैप में जो पेडलर होता है वो इस दुनिया को किससे जो है तुलना करते हैं? किससे तुलना करते हैं? रेड ट्रैप से तुलना करते हैं, स्पेस से तुलना करते हैं, प्लेनेट से, या फिर जंगल से। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली किससे तुलना करते हैं? वो ए रेड ट्रैप, रेड ट्रैप। ठीक है। लेट्स मूव आउट टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। ठीक है। इंडिगो चैप्टर से लिया गया है ये आपका। ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये है, किससे लिया गया है? इंडिगो, इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, तो उसमें जो है वो आते हैं कहाँ? इंडिगो कहानी में महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? चंपारण में। तो चंपारण में आते हैं, तो वो किसके द्वारा उसको रिसीव किया जाता है? तो किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? वो रिसीव किया जाता है जेबी कृपलानी, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है ये है 16 नंबर। ये है सी जे बी कृपलानी, कृपलानी। ठीक है। इसको 17 है। 17 कितना है? 17 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डेनी केसी वाज द प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, है ना। तो डेनी केसी कहाँ का फुटबॉल था? कहाँ का फुटबॉल प्लेयर था? किस टीम का, किस देश के टीम का था? फुटबॉल टीम का वो खिलाड़ी था। तो क्या होगा? सी का। क्या है? आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है। अच्छा, ये सब तो है, इसमें खुद अपने से भी पढ़िएगा। मैं इसमें कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ। अक्सर आप गलती करते हैं, और हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो अक्सर ये सब बच्चों का ये देखने में आता है। तो ये मैं बताऊंगा अभी। इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह करके जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। तो आप क्या करते हैं, अपने से दिमाग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी प्रकार से ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ना।
तो बहुत कोई क्या करते हैं, करते क्या हैं, ये जो है ये अपने से दिमाग लगाते हैं और इसी में से क्या लिख देते हैं, फिर ए लिखते हैं, ए एक का ए, जो ये गलत है। यानी कि जिस अल्फाबेटिकल में अगर वो कहने का मतलब है केस अगर स्मॉल है, यानी कि वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ये गलत है। ये क्या है, जैसे ए अगर ये सही है तो ये आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन जिस तरह से दिया हुआ है वैसे देना होगा, और अपने नंबर से फिर वो करेगा। मान लिया 2 नंबर बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 ही लिखना चाहिए, ये 2 ही लिखना चाहिए। लेकिन कोई क्या करता है, वो अपने से जो है फिर ये करता है 2 को इस तरह से लिख देता है। फिर ऑप्शन ए है तो उसको मान लीजिए कोई अपने से दिमाग लगा रहा, हिंदी से जैसे प कर दिया, तो दीज आर टोटली रॉन्ग। माने कहने का मतलब है रॉन्ग मतलब जो नंबर है आपको एग्जैक्ट उसी नंबर में आपको उत्तर देना है। ऑप्शन है जिस केस में वो दिया हुआ है, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में है। अगर ऑप्शन जो है मतलब इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ए बी सी फिर डी, इस प्रकार से, तो अगर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा तो इसी ऑप्शन में आपको देना है, ना कि अपने दिमाग से फिर मतलब लगा करके लिखना है। तो कई बार क्या है कि कॉपी जांच करने वाले जो शिक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो कंफ्यूज कर जाते हैं और आपका कई बार मतलब आंसर सही होने पर भी आप मतलब आपको नंबर नहीं मिल पाता है ना। और जब भी लिखिएगा तो साफ साफ लिखिएगा, जो कुछ भी कहना चाहते हैं है ना, अपने पेपर के माध्यम से एकदम साफ साफ लिखिएगा। हैंडराइटिंग मतलब बहुत अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि मतलब जो कॉपी का जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो लिखा क्या है ना। अब मान लीजिए आप माइंड लिखना चाहते हैं है ना, तो आप एम को इधर से लिख दिए, फिर आई को इधर से लिख दिए, एन को इधर से, फिर डी को आप बड़ा वाला में इस तरह से क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो एकदम स्पष्ट से लिखिए है ना। आपका अगर सिग्नेचर मतलब वर्ड मतलब क्या कहते हैं हैंडराइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा से आप लिखिए ना, है ना। तो ये कम से कम समझ में आ रहा है। हैंडराइटिंग अगर ठीक से नहीं भी दिखाई पड़ता है, मेरा कहने का मतलब है जब भी लिखिएगा मतलब आपका पहचान में आना चाहिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तो अगर फिर समय मिलेगा तो फिर जरूर आगे के लिए पढ़ाई किया जाएगा। आगे जितना चैप्टर बचे हुए होंगे या फिर प्रैक्टिस सेट के जितने मतलब ये जो क्या कहते हैं इसका आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर ये होगा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे।